प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों, उम्मीद है आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको कक्षा 8वीं के अंतर्गत पाठ नंबर 8, पाठ का नाम है कोशिका संरचना एवं प्रकार्य के बारे में पढ़ाऊँगा। उम्मीद है बच्चों मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का पाठ। तो प्यारे बच्चों, आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास की वस्तुएं या तो सजीव हैं अथवा निर्जीव हैं। ये आप सभी जानते हैं बच्चों, हमारे आसपास की वस्तुएं या तो सजीव हैं या निर्जीव हैं। साथ ही आपको यह भी याद होगा कि सभी सजीव कुछ मूलभूत कार्य संपादित करते हैं। संपादित का मतलब करना होता है। क्या आप इन कार्यों की सूची बना सकते हैं? बच्चों, हम विभिन्न कार्य करते हैं बेटो अपने आसपास, ठीक है। विभिन्न अंगों के समूह विभिन्न कार्य करते हैं जो आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए हैं। इस अध्याय में आप अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई, यहाँ ध्यान देना बेटा, एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। संरचनात्मक मूलभूत इकाई के विषय में पढ़ेंगे जिसे हम कोशिका कहते हैं, यानी कि जितने भी सजीव हैं, ठीक है, सजीवों की जो संरचनात्मक मूलभूत इकाई होती है वो क्या होती है? कोशिका। आप इसको यहाँ अंडरलाइन कर सकते हो जब आप इसको पढ़ो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, कोशिकाओं की तुलना हम ईंटों से कर सकते हैं। जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, इसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती हैं। बच्चों, हम ये मान सकते हैं, ये कह सकते हैं कि भाई जो हमारी कोशिका है वो एक ईंट की भांति है। जिस प्रकार से आपके घर में जो दीवार होती है वो ईंटों की बनी होती है। पहले एक ईंट लगती है, फिर दूसरी ईंट, फिर तीसरी ईंट, इस तरह से आपकी एक दीवार खड़ी हो जाती है। इसी प्रकार बच्चों, हमारे शरीर में जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? कोशिका। एक कोशिका जुड़ती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं, इस तरह से हमारे एक शरीर का निर्माण होता है। इसके बारे में आप डिटेल में आगे अभी पढ़ेंगे। अब बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि कोशिका की जो खोज है वो कहाँ से हुई है, किसी ने खोज की थी, कौन से वैज्ञानिक था? तो बच्चों, इसमें शुरू में ही दे रखा है रॉबर्ट हुक ने। ये नाम आप ध्यान रखना, रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में, ठीक है, 1665 में ये प्रश्न बन गया आपका कि कोशिका की खोज कब और किसने की। तो आप इसमें लिख सकते हो कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। और ये भी पूछ सकता है भाई किसकी सहायता से की थी, तो आप लिखोगे इसे कारक की एक स्लाइस लेके। कारक की एक स्लाइस होती है बेटा, एक इस तरह से आपकी एक जो है आयताकार इस तरह की एक संरचना होती है, वो उस लेके उसको हम जो है आवर्धक, जो हमारा यंत्र होता है जिसके द्वारा, आवर्धक क्या होता है? आवर्धक यंत्र होता है बच्चों कि जो आपको छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाए, उसमें आप छोटी जो वस्तु होती है वो बड़ी हो जाती है, ठीक है, उसे हम आवर्धक यंत्र या आवर्धक युक्ति, ठीक है, या आवर्धक लेंस कहते हैं। कारक पेड़ की छाल का, इसके बाद नेक्स्ट देखें बेटा, कारक पेड़ की छाल का एक भाग होता है। अब आपके मन में प्रश्न उठता है कि कारक पेड़ की छाल का एक भाग होता है, ठीक है, उसे हम पेड़ की एक छाल से लेते हैं। उन्होंने कारक का पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, सूक्ष्मदर्शी बच्चों आपने सेकंड लेसन में पढ़ा होगा, सूक्ष्मदर्शी दो शब्दों से मिलकर बना है, सूक्ष्म जमा में दर्शी। सूक्ष्म क्या मतलब होता है? तैन छोटा, दर्शी माने दिखाने वाला, यानी कि ऐसी युक्ति जो छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाती है उसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो उसने कारक लेके उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कारक की स्लाइस में अनेक कोष्ठायुक्त यानी कि इस तरह की जो संरचना है ये वाली ये दिखाई दी, ठीक है। इसमें जैसे ऐसे दिखाई दिया जैसे मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देते हैं, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है इस तरह से, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे भाई कि नेक्स्ट क्या है, उन्होंने यह भी देखा कि एक पोस्ट अथवा बॉक्स दूसरे से एक दीवार अथवा विभाजन पट्टी द्वारा अलग होता है, ठीक है। हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका का नाम दिया। उसने जो है प्रत्येक कोष्ठ को जो है
क्या नाम दिया बच्चों, एक कोशिका का नाम दिया। इसके बाद क्या है, हुक द्वारा देखी गई है बक्सेनुमा संरचनाएं वास्तव में मृत कोशिकाएं थी। इसके बाद क्या है, सजीवों की जीवित कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही देखा जा सका है। रॉबर्ट हुक के प्रेक्षण के लगभग 150 वर्षों बाद तब तक कोशिका के विषय में बहुत कम जानकारी थी। आज हमें कोशिका की संरचना एवं कार्यों के विषय में बहुत अधिक जानकारी है। ये अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी एवं अन्य तकनीकी द्वारा ही संभव हो सका है। अब बच्चों कोशिका के बारे में और थोड़ा डिटेल से अभी हम पढ़ेंगे। भवन के लिए ईंट एवं सजीवों में कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। मूलभूत क्या होती है, फंडामेंटल बोलते हैं हम इसको, यानी कि आधार, जिससे आधार रखा जाता है। संरचना करने वाला, जैसे कि आप चित्र 8.2 ए और बी में देख सकते हो। 8.2 देखो बच्चों कहाँ है, ये रहा, ये 8.2 ए है, ठीक है। इसमें आप देखो ये एक ईंट की संरचना कर रखी है, दूसरे में जो है ये प्याज की झिल्ली दिखा रखी है, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो, यद्यपि भवन निर्माण में एक समान ईंटों का प्रयोग होता है, परंतु उनकी आकृति, डिजाइन, साइज अलग अलग होते हैं। आप देखते बेटा, कहीं पर हम ईंट को पूरी लगाते हैं, कहीं पर उसका टुकड़ा लगाते हैं। ये नहीं होता कि भाई पूरी एक ईंट होती है, ठीक है, लेकिन वो होती ईंट ही है, लेकिन उनका जो आकृति है, डिजाइन है, वो अलग अलग हो जाता है। इसी प्रकार सजीव जगत के जीव एक दूसरे से अलग भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं के बने होते हैं। निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीवों की कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती है। जटिल का मतलब जो थोड़ी सी मुश्किल हो, कठिन हो, ठीक है, जिसकी संरचना थोड़ी बड़ी हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, जटिल। मुर्गी का अंडा आसानी से दिखाई दे जाता है। क्या यह एकल कोशिका है अथवा कोशिकाओं का एक समूह है? तो इस बात के बारे में बच्चों हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है, मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है। मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका होता है, ठीक है, तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे हम नगण्य आकोशित देख सकते हैं। लेकिन हम वास्तव में होता क्या है, वो एकल कोशिका। एकल कोशिका का मतलब होता है जो एक कोशिका का बना हो, ठीक है, सिंगल वन सेल का बना होता है जो। इसके बाद देखो बच्चों, सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति व साइज में विभिन्नता होती है। इसके बारे में पढ़ेंगे। कोशिका की संख्या के आधार पर, उसकी आकृति के आधार पर और साइज के आधार पर वैज्ञानिक किस प्रकार सजीव कोशिकाओं का परीक्षण एवं अध्ययन करते हैं? वह सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, जिसकी सहायता से वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब का अध्ययन किया जा सकता है। आवर्धित का मतलब बड़े, प्रतिबिंब माने उसकी सेम टू सेम कॉपी। कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। अभिरंजक क्या होता है, एक जो है डाई होती है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। पृथ्वी पर लाखों जीव हैं, वह आकृति व साइज में भिन्न हैं। उनके अंगों की आकृति, साइज, कोशिकाओं की संख्या भी भिन्नता होती है। आइए इनमें से कुछ का अध्ययन करें। सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा बच्चों, कोशिकाओं की जो संख्या के आधार पर। क्या आप किसी लंबे वृक्ष अथवा हाथी जैसे विशाल जंतु के शरीर में पाए जाने वाली कोशिकाओं की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं? यह संख्या लाखों अरबों में हो सकती है। मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं जो आकृति और साइज में भिन्न होती हैं। कोशिकाओं के विभिन्न समूह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं और 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे यहाँ पे, वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है उसे हम बहुकोशिक कहते हैं, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब होता है बच्चों अनेक, सेलुलर का मतलब होता है कोशिका। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया आपका बच्चों कि भाई बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? बहुकोशिक जीव किसे कहते हैं? तो आप इसमें ये डेफिनेशन यहाँ से लिख सकते हो, वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। छोटे जीवों में कोशिकाओं की कम संख्या उनके क्रियाकलापों को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से ही होता है जो एक निषेचित अंडा है। बच्चों संरचना सबकी एक ही कोशिका से शुरू होती है, ठीक है। पहले एक कोशिका होती है, फिर उसके बाद उसमें जो है उसका निषेचन होता है, आगे बढ़ती हैं, नई कोशिकाएं बनती जाती हैं। निषेचित अंडा
गुणन करता है। गुणन का मतलब गुणा करता है, यानी कि पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे उसकी संख्या बढ़ती है। तब वृद्धि एवं परिवर्तन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। चित्र 8.3 ए एवं बी को देखिए। दोनों जीव एकल कोशिका के बने होते हैं। ये जो डायग्राम है बच्चों, ये 8.3 ए, ये देखो ये वाला, और ये 8.3 का ये बी वाला देखिए। इनके नाम क्या है? अमीबा। ये अमीबा की संरचना होती है और ये होता है आपका पैरामीशियम। ठीक है, तो दोनों में जो है आपका, ये दोनों के दोनों वैसे दिखने में कैसे दिखाई दे रहे हैं कि भाई बहुत सी सारी कोशिकाएं होंगी, लेकिन ये वास्तव में किसके बने होते हैं? एक कोशिका के। दोनों में एक एक कोशिकाएं होती हैं, इसलिए हम इनको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। दोनों जीव एकल कोशिका के बने हैं। एक कोशिका वाले जीवों को एक कोशिक कहते हैं। ये भी दो शब्दों से बन गया बच्चों। यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर में दो शब्द हो गए। यूनी का अर्थ होता है एक, सेलुलर का मतलब होता है आपका कोशिका। कोशिका जीव कहते हैं। अब इसके बाद है बच्चों एक कोशिक जीव भी वैसे भी आवश्यक क्रियाएं करते हैं जो बहुकोश के जीव करते हैं। यानी काम तो सारे वही करते हैं जो बहुकोश के जीव करते हैं। खाना पीना, उसमें जो है उनका जो जनन करना, ठीक है भाई, शरीर के अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालना, सारे काम, बिल्कुल श्वसन का सारे काम करेंगे। फिर इसके बाद एक कोशिक जीव जैसे कि अमीबा भोजन का अंतःग्रहण करता है तथा पचाता है, श्वसन भी करता है, सांस लेता है, उत्सर्जन, यानी अपने जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकाल देता है, अपशिष्ट पदार्थों को, वृद्धि करता है, प्रजनन भी करता है। बहुकोशिकीय जीवों में भी है सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक का निर्माण करता है। अब बच्चों एक बात और आपकी सामने आ गई, जैसे हमने बताया था कि भाई सभी जीवों का शरीर एक कोशिका से बना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो बहुकोशिकीय जीवों में कैसे क्या होता है, उनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, लेकिन उसमें थोड़ा क्या होता है कि जो ये कोशिकाएं हैं ये आगे जुड़ती जाती हैं। कोशिका प्लस कोशिका दोनों को एक जैसी कोशिकाएं होती हैं, तो वो किसका निर्माण करते हैं? वो ऊतक का निर्माण करते हैं। ठीक है, कोशिका या समूह ऊतक का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं। प्रश्न बन गया आपका कि भाई ऊतक किसे कहते हैं? ऊतक क्या होता है? ठीक है बेटा, ऊतक कोशिकाओं के समान संरचना वाली कोशिकाओं के समूह को हम जो है ऊतक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्रियाकलाप 8.1 अध्यापक अमीबा एवं पैरामीशियम की स्थायी स्लाइड सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिखा सकता है। इसके अतिरिक्त अध्यापक तालाब से जल एकत्रित करके स्लाइड बनाकर उस जल में उपस्थित जीवों को दिखा सकते हैं। इसके बाद बच्चों ये हो गया यहाँ तक। यहाँ ये देखो नेक्स्ट क्या है आपका, कोशिका की आकृति। अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा बच्चों? कोशिका की संख्या के आधार पर हमने पढ़ा भी कोशिका की, एक कोशिका से अगर शरीर बना होता है तो उसको एकल कोशिका कहते हैं, यानी ये कोशिकीय जीव कहते हैं। और जिसमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं उसको हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एकल कोशिका में जैसे आपने पढ़ा बेटा अमीबा और पैरामीशियम, और बहुकोशिकीय जीवों में बेटा आपके जितने भी हाथी है, मनुष्य है, ठीक है, कुत्ता बिल्ली, जितने भी हैं, जो भी आपको बड़े शरीर वाले दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? बहुकोशिकीय जीव होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है कोशिका की आकृति, यानी कि उसकी आकृति कैसी, आकृति के आधार पर भी हम उसको जो है वर्गीकृत किया जाता है कोशिकाओं को। चित्र 8.3 ए को देखिए। 8.3 ए देखना हमने बच्चों। 8.3 ए देखिए, ये आपका 8.3 ए कहाँ पर है? 8.3 ए, ये देखो अमीबा वाला। ठीक है, इसकी संरचना इसको देखो भाई कैसी है ये। ठीक है, तो अब हम वापस आते हैं वहीं पे। तो क्या कह रहा है ये, चित्र में दर्शाए गए अमीबा की आकृति को आप किस प्रकार परिभाषित करें, यानी उसकी कैसे परिभाषा दोगे? कैसी है भाई वो एक समान है, अलग अलग है, या ऊंची नीची है, किस प्रकार है? आप कह सकते हैं कि इसकी आकृति अनियमित है। अनियमित का मतलब क्या है भाई? ऊबड़ खाबड़ है, ये कहीं मतलब एक समान नहीं है। वो वास्तव में अमीबा की कोई सुनिश्चित आकृति नहीं होती है। यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं भाई अमीबा की आकृति कैसी है, तो आप कहोगे कि भाई अमीबा की जो आकृति है वो अनिश्चित होती है, वो अनियमित होती है। वास्तव में अमीबा जो है अपनी आकृति को जो है ना वो बदलता रहता है, समय के अनुसार वो बदलता है। जैसे वो अपने शिकार को पकड़ता है उसी तरह की वो अपनी जो है आकृति को बदल लेता है। ये अपनी आकृति बदलता रहता है। इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्ती लंबाई के पर्वत क्या होता है? उंगली, मतलब ऐसे लगा लो जैसे कोई उंगली हो, नकली पैर जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, उस तरह के होते हैं जिसे हम पादाप कहते हैं। जैसे कि आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। ये पर्वत अमीबा की गति के समय और भोजन के अधिग्रहण करते समय
जो है बनाते समय बिगड़ते रहते हैं, यानी कि जैसा उसका शिकार उसको मिलेगा, भोजन मिलेगा, उसके अनुसार ये अपनी आकृति को बदलता रहता है। इसके बाद अपनी आकृति बदलने से अमीबा को क्या लाभ होता है? ठीक है, ये अपना शिकार पकड़ लेता आसानी से। ठीक है, शिकार पकड़ने में, भोजन को ग्रहण करने में इसकी मदद मिलती है, इसलिए इसकी आकृति बदलने में इसको फ़ायदा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है बच्चों, देखो अमीबा की बदलती हुई आकृति पादाप के बनने के कारण होती है। पादाप, ये नकली पैर भी कह सकते हैं हम इसको, पादाप नकली पैर भी बोलते हैं इनको, नकली के पैर, यानी ये फॉल्स फिट नकली पैर। ठीक है, जो उसकी गति प्रदान करने और भोजन करने में सहायता करते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं भाई पादाप क्या काम आते हैं? तो उसको भोजन ग्रहण करने में और उसकी गति देने में, यानी कि उसको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसको हम WBC कहते हैं, भी एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है। ये भी एक कोशिका संरचना का उदाहरण है, जो अपनी आकृति बदल सकती है। ये भी अपनी आकृति को बदल सकता है। WBC एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व। अब ये नहीं है कि भाई जो अमीबा है वो तो एक पूरा जीव है, लेकिन WBC वो एक जीव नहीं है, लेकिन वो एक कोशिका है। ये भी एक कोशिका है और वो भी एक कोशिका है। आपके विचार में उन जीवों में कोशिकाओं की आकृति कैसी होगी जिनमें लाखों कोशिकाएं होती हैं? चित्र 8.4 A, B, C में मानव की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जैसे कि रक्त, पेशी एवं तंत्रिका कोशिका दिखाई गई हैं। ये देखो बच्चों, ये जो फर्स्ट वाली जो है ये रक्त कोशिका की संरचना दिखाई गई है। ये आपकी जो है, जो कि गोलाकार होती है, गोल, इसका आकार कैसा होता है? गोल होता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है पेशी कोशिकाएं, ये आपकी पेशी कोशिकाएं होती हैं, जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, जो हमें जो है गति करने में मदद करती हैं। ये किसकी तरह होती हैं? एक डंबल की शेप में होती हैं। ये देखो, यानी जैसे हमारे डंबल होते हैं ना, बीच से मोटे और किनारों से पतले पतले। और ये देखो लंबी सी में देखो, ये हमारी जो है तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका क्या होती है बच्चों? जो आपके संदेशों को मस्तिष्क तक पहुंचाए और मस्तिष्क से जो संदेश वापस जो है किसी अंग तक पहुंच जाए, उसे हम क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका। ये जो है एक शाखा वाली होती है, इसमें शाखाएं होती हैं। देखो बच्चों, इसमें शाखाएं निकली हुई हैं, देखो ये शाखाएं हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें एक बीच में केंद्रक भी होता है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो हमारी शरीर की जो रक्त कोशिका है उसका आकार कैसा होता है? गोलाकार। ठीक है, और जो हमारी पेशीय कोशिकाएं होती हैं वो कैसे होते हैं? तरक रूपी होते हैं। ठीक है, डंबल की शेप में होते हैं। और जो हमारी तंत्रिका कोशिका, उसकी संरचना कैसी होती है? उसकी संरचना होती है बेटा लंबी शाखान्वित, शाखा की तरह। तो ये देखो, तो ये क्या देख, कभी कभी कुछ हाँ, ये देखो, ये भी आकृतियाँ उनके विशिष्ट कार्यों से संबंधित है, यानी कि जिस तरह के वो कार्य करेंगे उसी तरह प्रकार के ये मिलेंगे। ये देखो, कुछ कोशिकाएं सामान्यतः गोलीय, चपटी, गोल अथवा लंबी, जैसे चित्र 8.4 में दिखाया। कुछ कोशिकाएं लंबी होती हैं जिसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं, मैंने अभी बताया था, जो कि आकार में तर्क रूपी होते हैं, जो कि हमारी पेशी कोशिकाएं होती हैं। कभी कभी कोशिकाएं बहुत लंबी होती हैं और कुछ कोशिकाएं जो है शाखान्वित होती हैं, जैसे तंत्रिका कोशिका, चित्र 8.4C में दिखाया गया है। तंत्रिका कोशिका जो है वो हमारे संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती है, यानी उसको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजती है, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है। ठीक है बच्चों, आपसे कार्य भी पूछ सकते हैं भाई हमारी तंत्रिका कोशिका का क्या कार्य होता है। इसके बाद क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोशिका का कौन सा भाग इसे आकृति प्रदान करता है? कोशिका के विभिन्न संगठक एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं। ये झिल्ली पौधे जंतुओं की कोशिकाओं को आकृति प्रदान करती है। पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण भी होता है जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। यह कोशिकाओं को आकार और दृढ़ता प्रदान करता है। जीवाणु कोशिका में भी कोशिका पाई जाती है। तो बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा टॉपिक है अगला बेटा, कोशिका का साइज, यानी कि कोशिका का जो साइज होता है वो कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है। सजीवों में कोशिका का साइज 1 मीटर से लेकर 10 मीटर का जो 10 लाखवां भाग होता है, यानी कि 1 मीटर लिखा हमने और नीचे हमें उसको 10 लाख लिख दें। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 इसको एक को अगर हम 10 लाख से डिवाइड कर दें तो उसके बराबर भी हो सकता है, अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। इसको माइक्रोमीटर या माइक्रोन में लिखते हैं। परंतु अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्मदर्शी होती हैं एवं नंगनाकोशी दिखाई देती हैं। उन्हें हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा बड़ा आवर्धित करने में आवश्यक है। सबसे छोटी कोशिका साइज जो है बेटो, यहाँ से निशान लगाओ आप, 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रो
मीटर होता है। ठीक है, इसके बाद जो कि जीवाणु की कोशिकाएं, अगर आपसे कोई पूछे भाई सबसे छोटी कोशिका किस में पाई जाती है, तो वो जीवाणु में पाई जाती है, और उसका साइज पूछ ले तो 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर में होता है। इसको हम माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं। सबसे बड़ी कोशिका जो है बच्चों वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई इनमें से ऑप्शन दे दे चार आपको, भाई इनमें से कौन सा सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है, तो ऑप्शन दे दें भाई मुर्गी का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, भाई सांप का अंडा, तो इसमें क्या आ जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका साइज़ कितना होता है 170 mm गुणा 130। ठीक है, उसका साइज़ इतना होता है। इसका मतलब क्या है भाई, इसकी लंबाई 170 और चौड़ाई कितनी हो जाती है उसकी 130, वो अंडा इस तरह से होगा। ठीक है, मुर्गी का एक अंडा उबालिए जिसका छिलका लकड़िए, आप क्या देखते हैं एक सफ़ेद पदार्थ के अंदर के पीले भाग को घेरे हुए है। आज जब अंडे को उबालते हो तो आपने देखा भी होगा बच्चों, सफ़ेद भाग एल्बुमिन होता है। आपसे पूछ ले भाई अंडे का सफ़ेद भाग क्या होता है, एल्बुमिन होता है, जो उबालने पर ठोस हो जाता है। पीला भाग योक होता है, यह एक एकल कोशिका का भाग है, आप इसे आवर्धक उपकरण के बिना भी देख सकते हैं। तो ये भी बच्चों आपकी क्या है, एक उदाहरण दे दिया भाई। ठीक है, एक कोशिका का। ठीक है, क्या हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बड़ी होती हैं, यह भी एक प्रश्न होता है। ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, किसी कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधे अथवा जंतु के साइज से नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं आवश्यक है कि हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बड़ी हों, अलग वो बड़ी नहीं होती बच्चों। कोशिका के साइज का संबंध उसके कार्य से होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिकाएं हाथी व चूहे में लंबी एवं शाखान्वित होते हैं, वह संदेश के स्थानांतरण का कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आपके प्रश्न बन गए, कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका की खोज कब और किसने की, किसकी सहायता से की, फिर इसके बाद जो है कोशिका को हम किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, भाई उसके संख्या के आधार पर कर सकते हैं, उसकी आकृति के आधार पर कर सकते हैं, और उसके जो है आमाप यानी कि उसके साइज़ पर, भाई छोटी बड़ी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरह के आप प्रश्न इसमें से ढूंढ के बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो आप बेल आइकन को भी दबा दें साथ में। ठीक है, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।